हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड मराठी का भाग दूसरा चैप्टर 8 गिर्यारोहणाचा अनुभव पेज 26 पर दिया गया है। इसको स्टार्ट करेंगे आज। पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर का। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये भाग दूसरा है, चैप्टर 8 है। पहले तो आप चैप्टर का नेम समझने की कोशिश कीजिए, गिर्यारोहणाचा अनुभव। गिर्यारोहण किसे कहते हैं? माउंटेनियरिंग। जैसे कि आप पेज 26 पर ये फोटो देख सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर माउंटेन की चढ़ाई कर रहे हैं। तो गिर्यारोहण का मतलब ही होता है कि पर्वत चढ़ना या पर्वत की चढ़ाई करना, जिसको इंग्लिश में माउंटेनियरिंग कहते हैं। अनुभव का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, यानी एक्सपीरियंस। तो पहाड़ चढ़ने का जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर शेयर किया गया है। ये एक कहानी है। सबसे पहले जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ पर रमेश महाले इसके राइटर हैं, इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। आइए रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपको क्या बताया जा रहा है। रमेश महाले 1944 1944 इनका डेट ऑफ बर्थ है। अभी तक ये जीवित हैं। इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, प्रसिद्ध लेखक यानी फेमस लेखक है। मुलांसाठी बालकथा व विज्ञान विषय यावर आधारित त्यांची 109 पुस्तके प्रकाशित आहेत। काफी फेमस लेखक हैं ये। मुलांसाठी बालकथा यानी बच्चों के लिए जो बाल कथा होती है, बच्चों की जो कहानियां होती है वो, उसके अलावा विज्ञान विषय यानी साइंस के सब्जेक्ट पर इनकी आधारित 109 पुस्तकें 109 बुक्स प्रकाशित यानी पब्लिश हो चुकी हैं। तो काफी फेमस राइटर हैं ये। जळगाव व नाशिक आकाशवाणीवरील विविध व्याख्यानात सहभाग, यानी ये जो राइटर हैं जलगांव और नासिक, यहाँ पर आकाशवाणी, आपको पता है रेडियो वगैरह जो चलता है उसको आकाशवाणी कहते हैं, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आगे कहते हैं, त्यांच्या पक्ष्यांची दुनिया या पुस्तकास मराठी विज्ञान परिषदेच्या तसेच साहित्य परिषदेच्या पुरस्कार ही मिळाले आहे। पक्ष्यांची दुनिया ये एक बुक का नाम है। इसके लिए उनको मराठी साइंस काउंसिल की तरफ से एक अवार्ड भी मिला है। 2008 में विज्ञान, 2011 में अंतराळातील स्टेशन और इसके अलावा 2013-14 में चला अंतराळात, इस बुक्स पर इनको पुरस्कार मिले हैं, यानी अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये यहाँ पर इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब ये जो पैराग्राफ दिया गया है, सेकंड पैराग्राफ, ये पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि जो आपका पर्टिकुलर चैप्टर है ये किस बारे में है। आपको इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है? गंगोत्री ये एक जगह है जहां पर माउंटेनियरिंग होती है, या जहां पर पहाड़ की चढ़ाई होती है। वहां पर विद्यार्थी यानी वहां पर स्टूडेंट्स गए होते हैं, और उसी दिन यानी उसी समय जब ये स्टूडेंट्स वहां पर जाते हैं तो डग फुटलेचा मतलब क्लाउड बर्स्ट होता है, आपको पता है, जहां पर बादल फट जाते हैं, तो वहां पर वो हो जाता है। उसके अलावा भूकंप आ जाता है, यानी लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो जाती है। तो ये दो इंसिडेंट वहां पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसी बीच जो स्टूडेंट्स वहां पर गए होते हैं वो किस तरीके से उन यात्रियों की मदद करते हैं और किस तरीके से मैनकाइंड यानी मानवता दिखाते हैं, उस चीज का यहाँ पर आपको एक दर्शन दिखाया गया है। किस तरीके से आपको इंसानियत दिखानी चाहिए, यानी ये जो पर्टिकुलर जो आपका चैप्टर है गिर्यारोहणाचा अनुभव, ये इसमें से लिया गया है। किशोर और दिवाड़ी अंक यहाँ पर आपको दिया गया है 2014, इस बुक में से ये चैप्टर लिया गया है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। शाळेला सुट्टी लागणार होती, ईशान विचार करत होता की ही सुट्टी कशी घालवायची। शाळेला सुट्टी लागणार होती यानी जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो आपकी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली होती हैं। यहाँ पर भी ईशान की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी, और ईशान विचार यानी सोच रहा होता है कि इस छुट्टी में हम क्या करेंगे या इस छुट्टी को किस तरीके से बिताना चाहिए, ऐसा ईशान विचार कर रहा था, सोच रहा था। वीडियो गेम खेळून त्याला कंटाळा आला होता। अब छुट्टियां जब स्टार्ट हो जाती है तो आपको पता है वीडियो गेम खेलते हैं, अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं। तो ईशान जो है वीडियो गेम खेलकर कंटाल आ चुका था, वो बोर हो चुका था। मित्रांबरोबर रोज क्रिकेट, फुटबॉल आणि बैडमिंटन ही खेळता येऊ शकणार होते। बताया जा रहा है कि दोस्तों के बराबर यानी मित्रांबरोबर रोज क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी बैडमिंटन, ये सारी चीजें तो वो खेलने वाले ही थे। ये ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी थी। शिवाय त्याच रोमांचक कथा वाचण्यात त्याला विशेष गोडी नव्हती। तो यहाँ पर आगे क्या बताया जा रहा है, इसके अलावा उसको रोमांचिक कथा यानी जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है, रोमांचक का मतलब एक्साइटिंग, थ्रिलर, वैसी जो स्टोरीज होती हैं वो समझने में इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। गोड़ी का मतलब लाइक करना, किसी चीज को लाइक करना, तो वो रोमांचिक कथा में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको वो पसंद नहीं थी। अब आइए सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। ईशान विचार करू लागला, यावेळी सुट्टीमध्ये काहीतरी नवीन करावे। ईशान क्या सोचता है कि इस छुट्टी में हम कुछ तो नवीन यानी नया करेंगे, काहीतरी असे केले पाहिजे की सर्व कंटाळा नाहीसाच होईल। मतलब कुछ तो इस तरीके से करना चाहिए कि जो कंटाल आ रहा है यानी जो बोरियत हो रही है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। परंतु बराच विचार करूनही त्याला सुट्टी घालवण्याचा योग्य पर्याय सापडत नव्हता। ईशान ये सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, प्लानिंग हो ही रही होती है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता है, कोई एक प्रॉपर नतीजे पर वो नहीं पहुंच पाता है कि क्या करना चाहिए।
तेवढ्यात त्याला दिलासा मिळणारी घटना घडली. उसी दौरान जब उसको कुछ समझ नहीं आता है, क्या होता है, एक ऐसी घटना घटती है जिसमें उसको दिलासा मिलता है, जिसमें उसको तसल्ली मिलती है कि हाँ, अब कुछ करना चाहिए. त्याला उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून आपल्या कॉम्प्युटरवर एक ईमेल प्राप्त झाला. जैसे ही उसको समझ नहीं आता है, एक घटना उसके साथ घटती है और वो घटना क्या होती है, उसके कंप्यूटर पर एक ईमेल आता है और वो ईमेल माउंटेनियरिंग यानी पर्वत चढ़ने के ऊपर होता है, जिसको गिर्यारोहण कहते हैं. तोच ईशानच्या मित्रांनाही पाठवण्यात आला होता. यही सेम ईमेल ईमेल आप सभी को पता होगा, जैसा ईमेल ईशान को आया होता है, सेम टू सेम ऐसा ही ईमेल उसके दोस्तों को भी आया होता है. गिर्यारोहण संस्थेने त्यांना आपल्या एका मोहीमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण पाठवले होते. तो वो जो संस्था होती है, संस्था आप सभी को पता है, संस्था का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या कोई ट्रस्ट. मोहीमध्ये मतलब क्या होता है, एक कैंपेन होता है. तो ये कैंपेन में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इस संस्था से या इस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं. ऐसा उसके दोस्तों को और ईशान को ईमेल आया होता है. अब आइए थर्ड पैराग्राफ देखते हैं. वास्तविक ईशानला गिर्यारोहणाचा विशेष छंद होता. एक्चुअली क्या बताया जा रहा है, ईशान को ये जो माउंटेनियरिंग होती है, मतलब पहाड़ की जो चढ़ाई करनी होती है, इसमें काफी इंटरेस्ट था. छंद मतलब उसको वो काफी पसंद था. गिर्यारोहण आता त्याचा छंद राहिला नव्हता, तर त्याचे त्याला वेड लागले होते. तो पहले तो उसको काफी पसंद था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उसका जो छंद यानी उसकी जो हॉबी है वो नहीं रही. लेकिन फिर भी वो ये चाहता था कि इसको किसी तरीके से अटेम्प्ट किया जाए. त्याने आपल्या शहरातील एक प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेत आधीच प्रवेश घेतला होता आणि उत्कर्ष परीक्षणातून त्याला गिर्यारोहणातील बऱ्याच बारीक सारीक गोष्टी समजल्या होता. त्याचे अनेक मित्रही याच संस्थेत गिर्यारोहण शिकत होते आणि त्यांनी ईशान बरोबर पहाड़ावर अनेक परीक्षण कार्यक्रमात भाग घेतले होता. तो थर्ड पैराग्राफ के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ईशान को पहले पहाड़ की चढ़ाई करना काफी पसंद था, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो उसकी हॉबी नहीं रही. और ये हॉबी उसकी किस तरीके से बनी थी, आगे बताया जा रहा है कि उसने अपनी सिटी में एक प्रसिद्ध यानी फेमस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, जहां पर उसने गिर्यारोहण संस्थित उसकी एक ट्रेनिंग ऑलरेडी वो ले चुका था. क्योंकि उसको पहले हॉबी थी, तो उसी हॉबी के कारण वो उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर एक एक्सीलेंट ट्रेनिंग ले चुका था और उसको पता था कि किस तरीके से पहाड़ की चढ़ाई करनी चाहिए. और उसी के साथ उसके जो मित्र थे यानी उसके जो दोस्त थे, वो भी वहां पर उसके साथ में ट्रेनिंग ले चुके थे. ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है. और ये अलग अलग तरीके से कैसे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे वो चढ़ते हैं, वो सारी ट्रेनिंग ईशान और उसके दोस्तों को ऑलरेडी पता थी. अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखर रोमांचक होता. अब ये जो पुरानी बात बीत चुकी है, ईशान के जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, बताया जा रहा है. गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखर रोमांचक होता, यानी जो माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस होता है वो ट्रूली थ्रिलिंग होता है, काफी अच्छा होता है. आकाशला स्पर्श करणारे उच्च पहाड़, स्काई को टच करने वाले ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स होते हैं, आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो बादलों के अंदर छिप जाते हैं, तो उसको टच करते हैं. विशालकाय खड़क, यानी जो जायंट रॉक होते हैं, बड़े बड़े रॉक होते हैं, विशाल मतलब बहुत बड़े, रॉक उसको खड़क कहते हैं. हिरव्यागार घाटी, हिरव्यागार घाटी आपको पता है, ग्रीन वैली, जो आपको ये माउंटेन्स दिख रहे हैं इस पर जो ग्रीनरी होती है उसको हिरव्यागार घाटी कहते हैं. आणि वेगाने वाहणाऱ्या, आप साइड में आ जाइए, तो कहते हैं आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याचे पहाडी नद्या ईशान आणि त्याचे साथीदारांनी साथ घालत होत्या. तो वहां पर वो बताया जा रहा है किस तरीके से उनका दृश्य था, जब माउंटेनियरिंग करते हैं तो वहां पर क्या क्या दिखता है, वो एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया जा रहा है. तो जैसे कि बताया पहले, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरी घाटी है, उसके अलावा वहां से बहती हुई नदी भी आपको दिखती है. आपको पता है जब हाई माउंटेन्स होते हैं उस पर से पानी भी गिरता है, ठीक है, तो वो भी वहां पर स्वच्छ पाण्याचा पहाड़, ये भी बताया गया वहां पर. ये इस तरीके के दर्शन वहां पर देखने को मिले. उसके अलावा आगे क्या क्या बताया जा रहा है देखो. त्यांनी जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते आवश्यक उपकरणे आणि सामानाची बॅग घेऊन गिर्यारोहण करायला जात असत. तो वहां का पहले तो दृश्य बताया गया, क्या क्या देखने को मिला. उसके बाद में वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे ईशान और उसके साथीदार, उनको क्या क्या लेकर चढ़ना पड़ रहा था, जो उनके इक्विपमेंट्स है, आवश्यक उपकरणे, जो इक्विपमेंट्स है, जो आपको यहाँ पर पिक्चर में देखने को भी मिलते होंगे, जो बाइनोकुलर होते हैं या फिर उनका जो लगेज है, वो सारी चीजें वो बैग को लेकर ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है. अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेचा संदेश वाचल्यावर ईशान फारच खुश झाला. उत्तर काशी, ये जो गिर्यारोहण संस्था थी, इनकी तरफ से एक मैसेज आया, उस मैसेज को देखकर ईशान काफी खुश हो गया. त्याने लगेच या निमंत्रणाची माहिती आपले मित्र धैर्य, प्रशांत, अमन आणि सक्षम यांना दिली.
जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली थी उत्तरकाशी माउंटेनियरिंग एसोसिएशन की तरफ से, उसने इमीडिएटली अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर किया और उनके दोस्तों के नाम यहाँ पर दिए गए। सर्वच मित्र फार खुश झाले, सभी लोग यानी जितने भी उसके मित्र थे सभी लोग खुश हो गए। ते जणू सुट्टी पहाडावर जाण्याची वाटच पाहत होते। और ये उत्तरकाशी माउंटेनियरिंग एसोसिएशन इनकी तरफ से ये ईमेल आया था। तो ये सारे लोग खुश हो गए। शाळेला सुट्टी लागण्यापूर्वच त्यांनी पहाडावर जाण्याची तैयारी शुरू केली होती। तो जैसे ही स्कूल की छुट्टी स्टार्ट हो गई, हॉलीडे स्टार्ट हो गए, वो सारे लोग उसी तैयारी में लग गए कि अब हमें पहाड़ की चढ़ाई करनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, शाळेला सुट्टी लागल्याबरोबर सर्व मित्र टॅक्सीने ऋषिकेशून उत्तर काशीला पहुंचले। तो बताया जा रहा है जैसे ही छुट्टी स्टार्ट हो गई वो सारे टैक्सी पकड़कर ऋषिकेश उत्तर काशी पहुंच ले। ये एक जगह का नाम है, ऋषिकेश आपने सुना होगा, उत्तर काशी भी आपको पता है। वाटेत ऊंच ऊंच पहाड़ पाहून ते फार रोमांचित झाले होते। जैसे ही उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो देखकर वो एक्साइटेड हो गए। गिर्यारोहण संस्थेच्या आपल्या साथीदारांना भेटल्यावर ईशान आणि त्याचे मित्र खूप उत्साहित झाले होते। फिर से वही बताया जा रहा है, जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, उनके दोस्तों के साथ जैसे ही उनकी मुलाकात हुई, भेटना मतलब मुलाकात करना, जैसे ही उनकी मुलाकात हुई वो सारे लोग यानी जितने भी मित्र थे वो सारे उत्साहित हो गए यानी एक्साइटेड हो गए। सर्व मित्रांनी मिळून माउंटेनियरिंगच्या साहाय्याने उत्तर काशीहून गंगोत्रीला जाण्याचा निश्चय केले। तो सारे लोग जब मिले वो सारों ने डिसाइड किया कि अब हम ये माउंटेनियरिंग पर जाएंगे और वहां पर जो जो हमें करना है वो डिसाइड करने लगे। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट पैराग्राफ है, गिर्यारोहण शुरू झाले। वहां पर माउंटेनियरिंग स्टार्ट हो गई। उच्च पहाड़ावर गिर्यारोहण करने काही सोपे काम नव्हते। ये जो ऊंचे पहाड़ हैं इस पर माउंटेनियरिंग करना ये इतना आसान नहीं है। सोपे मतलब आसान, काम नव्हते मतलब ये काम इतना आसान नहीं है। आपको लगता है कि माउंटेनियरिंग करना आसान है, देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ चढ़ना है, बट वो इतना आसान काम नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। अनेक तासाच्या कठीण आणि थकवणाऱ्या चढाईनंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पहुंचले। अनेक तासाच्या यानी काफी घंटों के बाद, कठिन यानी डिफिकल्ट था, हार्ड था और थका देने वाला वो चढ़ाई थी। उसके बाद वो फायनली गंगोत्री पहुंच गए। ईशान आणि त्याचे साथीदार गंगोत्रीला पहुंचल्यामुळे फार उत्साहित झाले होते। तो वहां पर पहुंचने के बाद सभी लोग एक्साइटेड हो गए आणि ते आपल्या सर्व थकवा विसरून गेले होते। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहुंचने के बाद जैसे ही आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं उसके बाद में आपको वो जो थकान है वो सारी चीजें आप भूल जाते हैं। परंतु गंगोत्रीला पोहोचल्यानंतर त्यांनी जे पाहिले ते काळजाला घर पाळणारे दृश्य होते। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे उसके बाद में जो दृश्य था यानी जो वहां पर हो चुका था वो देखने के बाद, वो जो दृश्य देखा उसके बाद में वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए और फिक्रमंद हो गए। पहाडामधून आलेले ढग अकस्मात फुटले आणि गंगोत्रीवर भीषण हाहाकार माजला होता। नॉर्मल जब रेन होती है, बारिश होती है तो आपको पता है बूंदे गिरती है, बादल इतना बड़ा बादल होता है, ठीक है। अब समझ लीजिए ये बादल जो है ये डायरेक्टली पानी इतने एरिया में डायरेक्ट गिरेगा। जो बूंद बूंद से गिरना है वो डायरेक्ट अगर गिर जाता है तो क्या हाल होगा, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर डायरेक्टली इतना पानी गिरना, वो कैसे इस बात को सह पाएंगे, वो कैसे इसको सर्वाइव कर पाएंगे, ये आप सोच सकते हैं। तो वहां पर वो बादल फूट चुका था। पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे मंदिर परिसर नव्हे तर दुकाने, होटल्स आणि धर्मशाळा उद्ध्वस्त करून टाकल्या होत्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बादल होता है अगर वो डायरेक्ट इतना पानी एक एरिया में गिर जाए तो वहां पर जो होटल है, दुकान है, धर्मशाला है, जितनी भी चीजें हैं, जो लोग वहां पर रह रहे हैं या जो अवेलेबल हैं लोग, उनके ऊपर ये पानी डायरेक्ट गिर रहा है और इतनी बड़ी क्वांटिटी में गिर रहा है। इसमें से अगर बूंद बूंद गिरे तो आप इसको सह सकते हैं, लेकिन अगर इतनी क्वांटिटी में पानी डायरेक्ट आ जाए तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब ये पानी आया, जब ये बादल फूटा, मंदिर है, दुकान है, होटल है, धर्मशाला है, सारी चीजें जो है उसके अंदर डूब चुकी थी। बरेच घरी आणि गेस्ट हाऊस नदीच्या वेगवान प्रवाहाबरोबर वाहून गेले होते। तो जो भी वहां पर चीजें थी वो सारी चीजें पानी से भर चुकी थी। या भीषण तांडवमध्ये बरेच लोग मृत्युमुखी पड़ले होते। नदीने रौद्र रूप धारण केले होते। तो वहां पर जब इतनी क्वांटिटी में पानी आया तो कुछ लोग वहां पर मर भी चुके थे और कुछ लोग वहां पर जख्मी भी हो चुके थे। तो वो सारी चीजें जो है वो नदी में इस तरीके से हो गई थी, रौद्र रूप धारण। रौद्र का मतलब क्या होता है, जो एंग्री पना होता है, वॉयलेंट समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा एंगर में आ जाना। तो वो जो नदी थी वो उसने अपना एंगर रूप ले लिया था, वॉयलेंट रूप ले लिया था, जिसमें कि उसने सभी को डुबा दिया था और सभी चीजें वहां पर बर्बाद होना स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ लोग वहां पर मर भी चुके थे और कुछ लोग जख्मी हो गए थे। तो ये सारी चीजें देखकर वो लोग शौक में आ गए। कौन? ईशान और उसके जो वहां पर साथीदार थे, जो वहां पर पहाड़ चढ़ाई करने के लिए गए थे। ये सारी चीजें देखकर वो शौक में आ गए। आगे कहते या तांडवात आपल्या आपतेष्टांना गमावल्यामुळे लोक स्पुंदून स्पुंदून रडत होते।
ये जो तांडव हो चुका था, यानी ये जो चीज हो चुकी थी, इसके बीच में उन्होंने और क्या चीज ऑब्जर्व की, वहां पर लोग जो है वो रो रहे थे। और कैसे रो रहे थे? फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि ये जो सिचुएशन हो चुकी थी, जो बादल फट चुका था, वो डायरेक्ट इतना ज्यादा पानी उनके ऊपर गिरा, जिसकी वजह से वो सह नहीं पाए और कुछ लोग बह गए, कुछ लोग मर गए और हर जगह पानी पानी था। तो उसमें उनका बहुत लॉस हो चुका था। भूस्खलन झाल्यामुळे ठिकठिकाणी अनेक तीर्थयात्री अडकले होते। तो ये जब हुआ, जब वो बादल फटा, उसके साथ में लैंडस्लाइडिंग भी हुई। लैंडस्लाइडिंग मतलब जो पहाड़ का एरिया होता है वो खसक जाता है, यानी जो लैंड होती है वो धीरे धीरे खिसक जाती है अपनी जगह से। तो ये दोनों चीजें जब हुई, पहाड़ भी खिसका, मतलब जो लैंडस्लाइडिंग थी वो भी हुई और बादल भी फूटा, ये दोनों के बीच में जो लोग वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए आए थे वो भी वहां पर अड़क गए, यानी फंस गए। ते बिचारे 4 धाम यात्रा करायला निघाले होते, परंतु येथे त्यांना सर्वस्व गमवावे लागले होते। तो वो लोग अपनी एक निष्ठा से आए थे, एक चीज सोच कर आए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो अटक गए और जिस तरीके से वो आए थे वहां पर वो फंस गए। ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनी पहाडावर हे सर्व पाहिले तेव्हा त्याच्या अंगावर काटे आले आणि गिर्यारोहणाचा सर्व उत्साहच नाहीसा झाला। ईशान आणि त्याचे साथीदार ही परिस्थिती मूकपणे पाहू शकत नव्हते। तो जैसे ही ईशान और उसके दोस्त वहां पर पहुंचे, यानी साथीदार लोग जितने भी थे उनके साथ में पहाड़ चढ़ते हुए, वो लोग वहां पर पहुंचने के बाद जब ये देखते हैं तो उनके बदन पर कांटे आ जाते हैं, यानी गूज बम आ जाते हैं। और उसके बाद में जो गिर्यारोहण यानी माउंटेनियरिंग का जो उत्साह था, जो एक्साइटमेंट था, वो सारी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी चीज हो चुकी थी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। वो सारी चीजें देखने के बाद, लोगों का लॉस देखने के बाद, लोगों को रोते हुए देखने के बाद उनका एक्साइटमेंट खत्म हो गया। और ईशान, उसके दोस्त जो है, साथीदार जितने भी थे, वो इस चीज को ऐसे ही चुपचाप देख नहीं सकते थे। तो आगे वो क्या डिसाइड करते हैं, देखो। अचानक तिथे भुकेने व्याकुळ झालेल्या एका मुलाने आपल्या वडिलांकडे बिस्कुटांची मागणी केलेली ईशानने पाहिले। भूकंप की वजह से और बादल फटने की वजह से लोग वहां पर फंसे हुए थे। उसमें से एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा कि मुझे बिस्किट चाहिए, और ये बिस्किट मांगना ईशान ने देख लिया। वडिलांनी जेव्हा दुकानदाराला बिस्किट पुड्याची किंमत विचारली तेव्हा तो म्हणाला, बिस्किटांचा एक पुडा 100 रुपयांना मिळेल आणि पाणीची बाटली 200 रुपयांनी मिळेल। अब देखो यहाँ पर कितनी बड़ी चीज हो गई। एक तो वहां पर लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो गया, लोगों की जान भी गई। उसके बाद में जब बच्चे ने बिस्किट मांगा और उसके पिताजी ने दुकानदार से पूछा कि ये बिस्किट कितने का है, तो दुकानदार ने क्या कहा, इसकी कीमत 100 रुपए यानी 100 रुपए है। यहाँ पर लिखा है देखो 100। 100 का मतलब 100 रुपया। 100 रुपीज का एक बिस्किट का पैकेट। आप यहाँ पर कितने का लेते हैं बिस्किट? 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, मैक्सिमम 50 रुपीज का होगा। लेकिन वहां पर 100 रुपीज का एक बिस्किट का पैकेट दिया जा रहा है। और जो बॉटल है, जो पानी आप लेते हैं 10-20 रुपीज का, वहां पर 200 रुपीज, 200 रुपए, 200 रुपए का एक बॉटल का प्राइस वहां पर बताया गया। तो ये चीजें ईशान ने भी देखी। अब किस तरीके से वहां पर क्या क्या होता है आगे देखिए। दूसरा एक होटल मालक जेवढ्याच्या श्रीची कीमत 2000 रुपए वसूल करत होता। अब दूसरे होटल वाले ने तो हद ही पार कर दी। खाना खाने की जो कीमत थी उसने 2000 रुपए वसूल करना स्टार्ट की। दुकानदारांची ही मनमानी पाहून ईशान आणि त्याचे साथीदार हैरान झाले होते। अब दुकानदार जो होते हैं वो मौका परस्त होते हैं, यानी जो उनको मौका मिला तो वो चौका मार ही देते हैं। जैसे ही उनको पता चला कि ये लोग फंसे हुए हैं और ये मजबूर हैं, तो दुकानदारों ने अपनी हरकत स्टार्ट कर दी। जैसे उनको मौका मिला, लोगों को लूटना स्टार्ट कर दिए। जो चीज, जो प्राइस होता है उससे 10 टाइम्स, 20 टाइम्स उसको बेचना स्टार्ट कर दिए। वहां पर ईशान और उसके दोस्त जब ये देखते हैं, साथीदार जब देखते हैं, तो ये हैरान रह जाते हैं कि खाना खाने की जो कीमत है वो 2000 रुपए कैसे हो सकती है। ते विरोध करत दुकानदाराला म्हणाले। उन्होंने विरोध करते हुए, यानी उसका अपोज करते हुए दुकानदार से क्या कहा, काका ही तर सरळ लूटमार आहे। ये तो सरासर लूटमार है। 5 रुपयात मिळणाऱ्या बिस्कुट पुड्याची किंमत 100 रुपये आणि 15 रुपया पाण्याच्या बाटलीची किंमत 200 रुपये कशी काय असू शकते। तो डायरेक्टली उन्होंने अपोज किया और ये पूछ लिया कि जो 5 रुपए की बिस्किट की पैकेट है वो आप 100 रुपए में कैसे दे सकते हैं, जो 15 रुपए की बोतल है उसको आप 200 रुपए में कैसे बेच सकते हैं। ये अपोज करते हुए ईशान और उसके दोस्तों ने दुकानदारों से क्वेश्चन किया। मुलांनो तुम्ही आपले काम करा। अब वो दुकानदार उनसे क्या कहते हैं, आप अपना काम कीजिए। येथे पहाडावर वस्तू याचे भावाने मिळतात। मतलब यहाँ पर ये जो पहाड़ एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर जो कीमत है चीजों की इसी कीमत में मिलती है, ऐसा उनको कहा गया। ज्याला गरज वाटले तो खरीदे, मतलब जिनको गरज है, जिनको जरूरत है वो खरीदिए। दुकानदार रागाने म्हणाला, मतलब ये चीज उन्होंने बहुत गुस्से में कही, जिसको चाहिए वो ले सकते हैं, ये चीज उन्होंने बहुत ही क्रोध से कही। ईशान आणि त्याचे साथीदार गप्प बसले। अब वो क्या कह सकते थे, एक तो दूसरा एरिया, सेकंड चीज वहां पर वो लोग भी फंसे हुए हैं, कैसे क्या करेंगे, इसीलिए ईशान और उसके साथीदार चुप हो गए। त्यांनी अडचणीत सापडलेल्या
यात्रेकरूंना मदत केली। जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, जो मलबे के नीचे फंसे हुए थे, उन लोगों की मदद करना वो लोग स्टार्ट करने लगे। जख्मी यात्रेकरूंवर प्रथमोपचार केले। जो जख्मी लोग थे उनसे वो लोग बातचीत करने लगे और उनकी रिक्वायरमेंट्स को वो समझने की कोशिश करने लगे। त्यांची मलमपट्टी केली आणि औषधे दिली। हरवलेल्या यात्रेकरूंचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी मदत केली आणि भुकेल्या मुलांना आपल्या बरोबर आणलेले फळे, बिस्किटे व पाण्याचे बाटल्या दिले। ईशान और उसके जो साथीदार थे वो लोगों ने वहाँ के लोगों की मदद करना स्टार्ट किए। जो लोग मर चुके थे, जो लोग खो चुके थे, उनको भी सर्च करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया और उसके अलावा वहाँ पर जितने लोग भूखे थे, प्यासे थे, उन लोगों के साथ अपना जो खाना या जो टिफिन वो लोग लेकर जा चुके थे अपने साथ, वो सारी चीजें वो लोग शेयर करना स्टार्ट कर दिए। आगे क्या होता है देखो, संध्याकाळ झाली होती। संध्याकाळ यानी शाम हो चुकी थी। ईशानला आता खूप भूक लागली होती। ईशान को खूब भूख लग चुकी थी। त्याच्या साथीदारने भूक लागली होती। दोनों को काफी भूख लग चुकी थी, साथीदारों को और ईशान को भी। त्यांना विश्रांतीची गरज जळवत होती। मतलब उन लोगों को आराम की जरूरत थी क्योंकि वो इतने टाइम से लोगों की मदद भी कर रहे थे और भूखे प्यासे भी हो चुके थे। पहाडाच्या कडेला एक हॉटेल सारखे घर दिसल्यावर ते मोठ्या आशेने घर मालकाकडे गेले आणि म्हणाले, काका आम्हाला खाण्यासाठी थोडे अन्न आणि रात्रभर मुक्काम करण्यासाठी एखादी खोली देऊ शकाल। तो अब जब वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, भूख भी लगी थी, तो वहाँ पर उन्हें पहाड़ के बरोबर वहाँ पर एक होटल जैसा घर दिखा। तो वो लोग वहाँ पर बड़ी उम्मीद के साथ, आशा के साथ गए और वो जो घर मालिक थे उनसे उन्होंने कहा कि काका क्या आप यहाँ पर हमें खाना खाने की और रहने की परमिशन दे सकते हैं? हो, परंतु जेवण्यासाठी 10,000 आणि खोलीचे भाडे 15,000 रुपये द्यावे लागेल। दुकानदार काहीशा रुक्ष स्वरात म्हणाला। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो लोग ने कहा तो उनको कहा कि हाँ आपको रहने की और खाने की जगह तो मिल जाएगी, लेकिन खाना खाने का 10,000 हो जाएगा और जो रहने का घर है वो 15,000 का हो जाएगा। हे ऐकून ईशान म्हणाला, परंतु काका जेवणाची ही किंमत आणि खोलीची भाडे फार जास्त आहे। तो ईशान ने ये सुनकर कहा कि खाना और जो खोली का भाड़ा है ये तो बहुत ज्यादा है। मुला जीव वाचण्यासाठी ही कीमत तर काहीच नाही। तो अब क्या कहा दुकानदार ने कि जो जान बचने वाली कीमत है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जरा विचार करा, जर भूक लागल्यावर तुम्हाला जेवण मिळाले नाही आणि रात्रभर खुल्या आकाशाखाली झोपावे लागले तर तुमचे काय हाल होतील। तो ये ईशान ने उस दुकानदार से कहा कि आप जरा सा सोचिए कि अगर आपको खाना खाने के समय अगर आपको भोजन ना मिले और रात भर आपको खुले आकाश के नीचे रहना पड़े तो आपका हाल क्या होगा। तेवढ्यात अचानक मोठा आवाज झाला। ईशान आणि त्याचे साथीदार आपापसात विचार विनिमय करत होते। अचानक पहाडावरील एक घर मोठा आवाज होऊन खाली कोसळले। सर्वजण पळलेल्या घरात दाबले गेले। तो जैसे ही उसने उस दुकानदार को समझाने की कोशिश की, वहां पर एक जोर से आवाज आई कि सारे लोग यहाँ पर आ जाओ। ईशान आणि त्याचे साथीदार सर्व काही विसरून कामाला लागले। घरात राहणारे लोक देवदाराच्या झाडात अडकले होते। ईशानला असा परिस्थितीचा चांगला अनुभव होता। त्याने गिर्यारोहण संस्थेत पहाडावरून खाली पडलेले लोकांना बाहेर काढण्याचे खास परीक्षण घेतले होते। तो जाड व मजबूत दोऱ्याच्या सहाय्याने खाली उतरला आणि अडकलेले त्या सर्वांना बाहेर काढले। घर और खाने की तलाश में थे, वहां पर जोर से आवाज आती है कि यहाँ पर कुछ इमरजेंसी हो गई है, तो आप यहाँ पर आ जाइए मदद के लिए। ईशान को इस चीज का पहले भी एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से लोगों की मदद करनी है, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले चुका था। तो जो भी वहां पर लोग फंसे हुए थे वहां पर उनकी मदद के लिए वो आगे बढ़ा और इस चीज में वो लोग सक्सेसफुल हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, ईशान व त्याचे साथीदारांनी ती रात्र पहाडावर घालवावी लागली। तो वहां पर ईशान और उसके जो दोस्त थे, जो साथीदार थे, वो लोग पहाड़ पर ही रुक गए। त्यांनी आपल्याबरोबर नायलॉनचा तंबू आणला होता। त्या आधुनिक तंबूत त्याची कोणतीही गैरसोय झाली नाही। पहाडावर झालेल्या या दुर्घटनेची माहिती सेनेला मिळाली होती आणि हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने बचाव अभियान शुरू ही केले होते। फिर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वहीं पर वो पहाड़ पर ही रुक जाएंगे और नायलॉन का तंबू उनके साथीदारों ने लेकर आए होते हैं। वो जो कैंप लगाना स्टार्ट करते हैं तो पहाड़ पर ये जो दुर्घटना हो चुकी थी इसकी खबर सेना यानी आर्मी तक पहुंच चुकी थी और जो हवाई हेलीकॉप्टर होते हैं वो लोग भी वहां पर वो अभियान शुरू कर चुके थे। आगे देखो क्या होता है। सकाळ झाल्यावर ईशानने व त्याचे मित्रांनी आसपासच्या जंगलातून लाकडे गोळा करून आणले व त्याने आग लावली। तो जैसे ही सुबह होने वाली होती है, जब तक वो लोग क्या करते हैं, आसपास के जंगल से लकड़ी लाते हैं और वहां पर आग लगाकर बैठे होते हैं। त्यातून खूप दूर झाला। हा हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरासाठी एक संकेत होता। तो जैसे ही वो लोग ने आग लगाई तो हेलीकॉप्टर जो ऊपर से आपको पता है हवा में उड़ता है, तो उनको ये एक सिग्नल जैसा दिखा।
योगायोगाने एक हेलिकॉप्टर दूर पाहून खाली आले व पहाडावर घिरट्या घालू लागले। तो जैसे ही उनको ये सिग्नल मिला आग का, वो लोग वहां पर, हेलीकॉप्टर वाले लोग वहां पर आए और वहां पर वो चक्कर लगाकर चेक करने लगे। हवाई दलाच्या जवानांनी पहाडावर अडकलेल्या यात्रेकरूंना ईशान व त्याचे साथीदारांना पाहिले। तो जो वो लोग वहां पर फंसे हुए थे और उसके अलावा ईशान और उसके जो साथीदार थे उनको वो हेलीकॉप्टर दल ने देख लिया। ईशान व त्याचे साथीदारांनी यात्रेकरूंना हेलिकॉप्टर पर्यंत पोहोचवायला हवाई दलाच्या जवानांना मदत केली। तो जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उन लोगों की मदद उन्होंने की ताकि वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच सके। हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरांनी सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले होते। हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांनी जेव्हा ईशान व त्याचे साथीदारांचे बहादुरीचे कार्य समझले तेव्हा त्यांना सर्वांची प्रशंसा केली। क्या होता है कि जो हेलीकॉप्टर दल होता है, जो वहां पर मदद करने के लिए आए होते हैं सरकार की तरफ से, वो लोग आते हैं और जब ये ईशान की और उसके साथीदारों की बहादुरी देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आग लगाकर सिग्नल दिया और लोगों की मदद की, ये सारी चीजें देखकर उन लोगों की काफी प्रशंसा होती है, यानी काफी लोग उनको पसंद करते हैं। एवढ्याच नव्हे, इतनाही नाही तर त्यांनी या मुलांना वीर पदक मिळावे म्हणून राष्ट्रपतीकडे सिफारिश केली। वो लोग इतने इंप्रेस हुए ईशान से कि उन लोगों ने, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, उनसे सिफारिश की कि इसको वीर पदक मिळना चाहिए। तिकडे ईशान आणि त्याचे साथीदार पहाडावर झालेल्या दुर्घटनानंतर सुरक्षित घरी पोहोचले तेव्हा ते फार खुश झाले होते। गिर्यारोहणाचा हा अनुभव त्यांच्यासाठी कायम स्मरणात रहनारा होता। उसके बाद क्या होता है, ईशान और उसके साथीदार जो है वहां से घर पहुंच जाते हैं और सुरक्षित पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये जो अनुभव होता है, ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये उनको हमेशा याद रहेगा और ये लास्ट मेमोरी होगी। जब तक वो रहेंगे तब तक ये इस चीज को याद करते रहेंगे। इस तरीके से वो मेमोरी बन चुकी थी, ऐसा एक्सपीरियंस उनका बन चुका था। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको सीखने को मिलेगा। जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आप मदद कर सकते हैं किसी की, तो आपको जरूर करनी चाहिए। वहां पर आपको लालच नहीं देखनी चाहिए, वहां पर आपको मौके पे चौका मारना, जैसे कि वो लोग ने किया, दुकानदारों ने किया कि 10 रुपए की जो चीज है उसको उन्होंने 100 रुपए में, 200 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दिया। ये इंसानियत नहीं है। जब भी मौका मिले लोगों की मदद करो, फ्री में मदद करो। अगर आपके पास है, नहीं है तो किसी और से मदद करने की कोशिश करो, जैसे कि इन्होंने किया। जितना उनसे हुआ, जितना उन्होंने हेल्प करनी चाहिए की, और लास्ट में जो हेलीकॉप्टर आया उसमें भी उन लोगों ने काफी हेल्प की, जिसकी वजह से उनके बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई और उनकी ये मेमोरी अच्छी बन गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझाया इजीली समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।